सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज। आपको पता होगा अब प्रीलिम्स क्योंकि बहुत पास है तो हम ऐसे टॉपिक्स हिट कर रहे हैं जहां जिसका इनपुट आउटपुट एनालिसिस करके हमें यह मालूम चला है कि यहाँ पे कम टाइम इन्वेस्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज 3 पार्ट बोला था, वीडियो को आएगा 2 पार्ट ऑलरेडी लाइव है। अब वो अगर तीनों पार्ट को आप मिला लो लगभग लगभग 2.5-3 घंटे का वो लेंथ बनेगा। वो 2.5-3 घंटे कवर करके आप प्लेसेस इन न्यूज से आराम से 4 to 6 मार्क्स अपने प्रीलिम्स में टारगेट कर सकते हो। तो फिर से बता रहा हूं, ऐसे ही एरियाज टारगेट करने हैं अब जब प्रीलिम्स एकदम सर पे है, जहां से आपको लगे कि यहां कम से कम टाइम देकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। तो उसी ही संदर्भ में ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनेस्ट एस्पिरेंट हो, जो आप तैयारी कर रहे हो 2025 प्रीलिम्स के लिए, तो आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा या मैं मान के चलता हूं, नहीं किया होगा तो बहुत ही दिक्कत की बात है। अगर किया है तो आपको पता होगा कि प्लेसेस इन न्यूज से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं विदाउट एनी मतलब गैप, हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज। ये वीडियो भी 3 ही पार्ट में रहेगा। ठीक है, 3 पार्ट में मिला के हम 45 to 50 स्कीम्स ऐसी कवर करेंगे जो कि न्यूज में थी और इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट टू योर प्रीलिम्स। ठीक, तो आज ये पार्ट 1 है, लगभग 15-16 स्कीम्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तीनों वीडियो को मिला के ये उनका टाइम पीरियड रहेगा, फरवरी तक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो और हमारे साथ स्टार्ट करो ये। ठीक है, बिल्कुल आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, फिर बता रहा हूं आपको पता है कि ये टॉपिक ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, देख लेना। ओके, ठीक है, अगर नए आए सब्सक्राइब कर दो भाई। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज सब चल रही है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट। पहली स्कीम क्या है? पहली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो, अब बोलोगे सर तो पुरानी न्यूज है, तो हम ये नहीं पढ़ रहे कि स्कीम लॉन्च अभी हुई है, हम पढ़ रहे हैं स्कीम्स इन न्यूज। क्यों न्यूज में थी ये? देखो, पहले बात, यूनियन गवर्नमेंट एक्सपैंडेड द प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, आपको पहले बेसिक बैकग्राउंड देता हूं। आवास योजना, एक सेकेंड, हाँ, आवास योजना जो है बेटा, उसके 2 आर्म्स हैं, एक अर्बन और एक ग्रामीण। पता होगा ना, अर्बन और ग्रामीण। अर्बन की नोडल मिनिस्ट्री अलग है, ग्रामीण की नोडल मिनिस्ट्री अलग है। ठीक है, तो अभी क्या करा गया है कि इसका जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड करा गया है और रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वी विल प्रोवाइड एडिशनल हाउसेस। ठीक, जब मैं बोलता हूं हाउसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट पक्का हाउसेस। ठीक है, पक्का हाउसेस। पंचायत तो सभी ने देखा है, अमेजोन का शो आया था, है ना, सीजन 2 में था वो, उसकी दादी एक्टिंग करती घर से बाहर निकलने की, जिसको इस स्कीम के तहत उसको घर मिल जाए, याद है ना? ठीक है, तो वहीं से समझो इसको। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 3 करोड़ एडिशनल रूरल एंड अर्बन हाउसेस वर टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय दिसंबर 2024। ठीक, ये न्यूज है आपके लगभग लगभग जून की, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उस समय ये न्यूज में आया था कि ये स्कीम है, इसको दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड करा जा रहा है और दिसंबर 2024 तक 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस बनाए जाएंगे, रूरल अर्बन एरिया दोनों में मिला के। ठीक है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर, बने नहीं बने, अभी गवर्नमेंट तरफ से कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बहरहाल ये था जून की न्यूज, ये था टारगेट, 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसमें बाइफरकेशन देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला जो आम है उसके अंदर 2 करोड़ बनने थे और अर्बन वाले में 1 करोड़ बनने थे। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री दोनों की बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा, तब तक आगे देखो। अब स्कीम के बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस, बता दिया, टू ऑल रूरल फैमिलीज, ठीक है, हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा हाउसेस बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। ठीक है, ये थी इसकी पहले की टाइमलाइन की, मार्च 2022 तक जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं जो क्या है, होमलेस रह रही हैं, इनके पास घर नहीं है अपना, रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, या फिर और किस तरीके से, या फिर वो कच्चा हाउस में रह रहे हैं। कच्चा हाउस जब मैं बोलता हूं तो मतलब कहने का क्या फर्क है कच्चा पक्का में? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो ब्रिक्स का कंस्ट्रक्टेड हाउस है, जो पत्थर से बनेगा, ईंट से बनेगा, उसको पक्का हाउस माना जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे हाउस में कोई नहीं रह रहा है तो वो कच्चा है। ठीक, मार्च 2022 थी, इसको अपडेट करके अभी 2024 कर दिया गया, हमने देखा। ठीक है, क्लियर, क्लैरिटी, आगे देख लो। नोडल, अच्छा लिखा ही है यहाँ पे, नोडल मिनिस्ट्री क्या है बेटा? रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण के लिए। कहा है? पीएमएवाई, ग्रामीण के लिए आपकी
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ओके, ठीक। कब लॉन्च करी गई थी स्कीम? 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष हर स्कीम का आपको देखना है कब लॉन्च करी आती है। सर ईयर तो पूछता नहीं यूपीएससी, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू देखो, स्कीम्स में वो ईयर पूछता है, ठीक है, बार बार देखा गया है, पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फर्क क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि टोटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो एक सर्टेन रेशियो में स्टेट्स और सेंटर शेयर करता है। जो नॉर्मली रेशियो होता है वो होता है 60-40। 60% ऑफ द कॉस्ट बियर करता है सेंटर, 40% बियर करता है स्टेट। लेकिन जब हिली स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती है, तो ये रेशियो चेंज होता रहता है। यूनियन टेरिटरी में तो पूरा आपका यूनियन गवर्नमेंट ही बियर करती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स में चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, ठीक। ये फर्क बिल्कुल याद रखना, हर स्कीम में देखना है ईयर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और मिनिस्ट्री कौन सी है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई टारगेट है, जैसे कि इसका टारगेट है 2024 तक 3 करोड़ हाउसेज एडिशनल, पहले से ज्यादा, ऐसे टारगेट्स अगर किसी स्कीम के हैं स्पेसिफिक, तो वो आपको पता होने चाहिए। ओके, ये 4 चीजें रिपीट करता हूं। ईयर, लॉन्च कब हुआ, मिनिस्ट्री बिल्कुल पता होनी चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर है, और चौथा, कोई अगर टारगेट फिक्स करा है गवर्नमेंट ने उस स्कीम के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। सूत्रधार हैं ये 4, ठीक है, इस टॉपिक के। आगे पढ़ते हैं। बेनिफिशियरीज कौन कौन है भाई? शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, फॉर्मर बॉन्डेड लेबर्स हैं, विडोज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। ये थी ग्रामीण। अब अर्बन के बारे में देख लो क्या है। उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है भाई? उसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसका भी क्या एम था? ये 2015 में लॉन्च हुई थी, याद रखना। अर्बन 2015 में लॉन्च हो रही है, ग्रामीण 2016 में लॉन्च हो रही है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और ऑल अर्बन एरियाज बाय द ईयर 2022, सेम केस है। इसका भी पहले टारगेट 2022 था, इसको भी एक्सटेंड करा गया है 2024 तक, दिसंबर तक। रीसेंट अपडेट नहीं है, ठीक है, ठीक। बेनिफिशियरीज कौन है? ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, ओके, ठीक। कवरेज क्या है? याद रखना, आपसे यूपीएससी पूछ लेगा कि भाई आप जो आपकी अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, वो सारी ही टाउन्स एंड सिटीज में अप्लाई होती है। बिकॉज जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो उसकी कवरेज तो एंटायर इंडिया है, इंडिया के जितने भी गांव हैं सब में वो अप्लाई करेगी, ठीक है। लेकिन ये जो अर्बन आर्म है ना इसका, प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज में इंडिया की अप्लाई नहीं होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या माफ करना, कवरेज क्या है? ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड नोटिफाइड प्लानिंग एरिया। पॉलिटी पढ़ी है ना, वहां पे म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें लक्ष्मीकांत ने क्लियरली डिफाइन कर रखा है पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं इनके, उसमें हम जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अलग से लिख के लाया हूं। इसमें क्या है? जो भी घर दिया जाता है, ठीक है, वो मेल ओनर के नाम नहीं करा जाता है। इधर तो वो विमेन के नाम पूरा पूरा करा जाएगा, या फिर विमेन और मेन, मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फिर मदर और सन भी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, उनको को ओनर्स बनाया जाता है, ठीक है। इट इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। समझ गए? ये स्कीम का पूरा कच्चा चिट्ठा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। अगली स्कीम कौन सी है? अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। बहुत छोटा सा टॉपिक होगा ये, है ना। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आई एम अज्यूमिंग कि प्रीलिम सर पे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, या फिर माफ करना, इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स, दोनों में फर्क है। इंडियन इकोनॉमी सिलेबस है हमारा, इकोनॉमिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग, क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बहुत आसान भाषा में बताता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप मान लो आप लोन देते हो, आपका बहुत पैसा है, आप किसको लोन देना प्रेफर करोगे? ऐसे लोगों को जिससे आप कमा सको बदले में, है ना, जिससे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, बैड डेट होने की चांसेस ना हो, है ना, जहां आपको पता लगे कि यार यहां मेरा लोन डूब सकता है, वहां नहीं दोगे, है ना। ये सब चीजें हैं जहां पे आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलेंगे, वहीं पर लोन दोगे, ठीक। तो जरा बैंक से पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर सरकार ऐसा ना बोले कि आपको एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देना है, आपको फार्मर्स को लोन देना है, आपको एजुकेशन के लिए लोन देना है, आपको एमएसएमईज के लिए लोन देना है, तो सारा बैंक, अपना जितना भी बैंक है, वो लोन्स किसे देगा? अंबानी अडानी को ही देगा, है ना।
बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही देगा, बिकॉज उनको पता है कि भाई ये, हालांकि अब तो वो भी वापस नहीं करते हैं, ठीक है, बट फिर भी पावरफुल पीपल को देगा। ठीक, तो ऐसा ना हो कि जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, वो लोन से वंचित रह जाए, उसे क्रेडिट फैसिलिटी ना मिल पाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें हाउसिंग भी आता है, एमएसएमईज भी आती हैं, एजुकेशन भी आती है, एग्रीकल्चर भी आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहां से क्वेश्चन स्टैटिक इकोनॉमी में बनता है। ठीक है, आपको सेक्टर्स दे देगा 1 2 3 4, फिर बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, पढ़ाया हुआ है मैंने, रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज में पढ़ाया हुआ है, बैंकिंग वाले में जाके देख लो। ठीक है, ठीक, समझ गए। ठीक, ऐसे होता है प्रायोरिटी सेक्टर। अब इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आरआरबीस को क्या होता है, गाइडलाइंस होती है रीजनल रूरल बैंक्स को, कि 75% ऑफ देयर लोन्स जो दे रहे हैं उन्हें देना पड़ता है एसेंशियली टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, ये था। अभी इसकी स्कीम में क्या करा गया है, कुछ रिवीजन करे गए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एडवाइस दूंगा कि जो रिवीजन करा गया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस रिवीजन की वजह से उसके गाइडलाइंस में जो हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर स्टैटिक जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है यूपीएससी के लिए, अगर नहीं पता है तो आज जान लो, करंट से लिंक करके स्टैटिक पढ़ना है। ठीक है, तो भाई क्यों न्यूज में है ये, आरबीआई, हाँ कौन करता है, आरबीआई करता है, बट ऑब्वियस है ना, आरबीआई रिवाइज पीएसएल नॉर्म्स टू प्रमोट लोन्स इन डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ठीक, ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये पीएसएल नॉर्म्स जो है लेंडिंग अपने ऑन पार हो रही है। ठीक है, फिर लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे पीएसएल का जो डिस्पर्सल रेट था उसको बहुत कम पाया गया, तो वहां पे कुछ कुछ सुधार करे गए हैं। मोर वेट 125% विल बी गिवन टू फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर लोन अवेलेबिलिटी इज लो। ठीक है, ठीक, इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि अगर आप 1 रुपए दे रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट, अब कौन डिफाइन करेगा, आरबीआई डिफाइन करेगा। ठीक है, डिफाइन करा हुआ है पर मैंने ऐड नहीं करा बिकॉज उतना निटी-ग्रिटी में जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक, तो अगर आप 1 रुपए कहां दे रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में दे रहे हो, तो आपको 1 रुपए 25 पैसे लेंड करने हैं कहां, अपने टोटल अर्निंग के डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट में। समझ गए, बेसिक छोड़ दो उसको। ठीक, आ जाओ पीएसएल पे। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर आर दोज सेक्टर्स which are on one hand important for development of the country and on the other less attractive for banks to lend। ठीक है, ठीक, लिमिट्स क्या है भाई, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, आप सिर्फ आरआरबीस को देना होता है, कि जो नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको नहीं देना होता है, बिल्कुल देना होता है। उनके लिए क्या लिमिट है, उनके लिए 40% इज द लिमिट, 40% ऑफ देयर लोन उन्हें देना ही पड़ेगा पीएसएल को। ठीक है, ओके। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स में 20 ब्रांचेस, इनका क्या है भाई, 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं इसको। इस डिटेल में भी नहीं जाना है आपको, आसान भाषा में समझो, अपने लोन्स का इतना परसेंट। ठीक है, ओके, चलो। आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना पड़ता है, समझ गए आप। ठीक है, सेक्टर्स देख लो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। और ये आपका काम है, मैंने एक सेक्टर लिखा है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। ठीक है, समझ गए, आवाज आ रही है, चलो पानी पी लेता हूं इसी बात पे। सब क्लियर हो रहा है ना, पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, देखो सिर्फ गवर्नमेंट न्यूज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं न्यूज में गवर्नमेंट के वो सभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ये ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लॉन्च करा है इसको। इसका क्या है, देखिए जितनी भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जिनके बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने एमपी लेट स्कीम के बारे में सुना है, हर किसी ने सुना है, अक्सर न्यूज में रहती है, खासकर कोविड वाले टाइम में बहुत न्यूज में भी सस्पेंड कर दिया गया था। आपको पता होगा एमपी लेट स्कीम के तहत देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपी या मनी जो कि एमपीज अपने अपने लोकसभा एमपीज जो हैं वो अपने अपने एरियाज में डेजिग्नेट कर सकते हैं, और राज्यसभा एमपीज के लिए कुछ छूट है कि वो इतना परसेंट अलग कर सकते हैं। ठीक है, एमपी लेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पॉइंट समझिए क्या है। तो क्या होता है, एमपी लेट्स की जो पैसा होता है वो अप्रूव करता है एमपी। ठीक है, ओके,
बट फिर क्या होता है, एमपी जाके पैसा थोड़ी ना स्कीम के लिए डिस्बर्स करता है जहां पर उसको काम कराना है, ठीक है। इट इज डन टू रेलेवेंट अथॉरिटीज, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं। तो होता क्या है, जो फ्लो ऑफ मनी रहता है, फ्लो ऑफ मनी रहता है, वो कहां पे अटका है, कहां पे वो स्टॉप हो गया है या कहां पे हिंडर हो गया है, वो अक्सर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक चैनल के थ्रू जाता है तो उस एमपी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रैक करना, ठीक है। और जिस चीज के लिए पैसा सैंक्शन करा गया है उसके लिए वो यूज हो भी पाया है या नहीं, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना, ठीक। तो यही पैसे को, ठीक है, यही पैसे को, सिर्फ पैसा नहीं, याद रखना, पूछ लेगा फॉर ओनली फंड्स नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी है, इंफॉर्मेशन एंड फंड दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं एमपी लैट्स के फी कह रहा हूं यार, फंड डिस्पर्सल में, उनके बीच सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा जो जा रहा था उसको ट्रैक कैसे करना है, पूरा समझाया भाई। उसके लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है। अब ये बात सुन लो, कहां घुमाएगा यूपीएससी, सिंपल से बोलेगा ई साक्षी वाला एप्लीकेशन एमपी लैट स्कीम के तहत दिए गए फंड्स को मॉनिटर करने के लिए, को देखने के लिए होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दे देगा, मिनिस्ट्री पूछ लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाल देगा, आप कहोगे हाँ यार पैसे की अदला बदली हो रही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स डाल देगा, आप सोच सकते हो कि हाँ अर्बन अफेयर्स की बात हो सकती है बिकॉज डेवलपमेंट की बात चल रही है, कुछ भी डाल देगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वेरी यूनिक थिंग यहाँ पे, जिसको पता है एमपी लैट्स के बारे में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो दिमाग उल्टा चलता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च करी है स्ट्रीमलाइन करने के लिए एमपी लैट स्कीम को, ओके ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब एमपी लैट स्कीम के बारे में देख लो थोड़ा, है ना। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की फुल फॉर्म है द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ध्यान से देखना है, ठीक है। लॉन्च्ड इन 1993 allowing MPs to recommend development projects in their constituency. Each MP receives 5 करोड़ annually, ठीक है। 5 करोड़ तक को क्या कर सकते हैं, आवंटित कर सकते हैं, with funds released in 2 installments of 2.5 करोड़ each, ठीक है। ओके चलो ठीक। फंड्स आर डिस्पर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको एमपी क्या करता है, एमपी तो रिकमेंड करता है, पर जो फंड्स का फ्लो होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। वो उस फंड को सैंक्शन करते हैं, ठीक ठीक। ऑफकोर्स उनके पास पैसा कहां से आता है, जब बजट एलोकेशन करा जाता है तो इसको दिमाग में रख के एलोकेशन करा जाता है, इंक्लूडेड होता है उसमें, ठीक है ठीक। फंड्स आर नॉन लैप्सेबल एंड कैरीड फॉरवर्ड इफ अनयूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंड लैप्स नहीं होता है, अगर यूज नहीं करा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले सेशन में, ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर में। ईच एमपी मस्ट एलोकेट एटलीस्ट 15% एंड 7.5% for asset creation for scheduled caste and scheduled tribes. Easy है, straightforward, but बहुत important है। They can also use up to 25 lakh for projects promoting national unity outside their constituencies. And जब disaster आ गया है तो disaster relief के लिए इंडिया के किसी भी कोने में 1 करोड़ रुपए वो सैंक्शन कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ डिजास्टर रिलीफ ओनली, ठीक, ओके, समझ गए, समझ गए। चलो क्या पॉइंट लेके जाना है यहां से, इंपॉर्टेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में नहीं घूमना है। अब है ग्रेड स्कीम। नाउ व्हाट इज ग्रेड स्कीम, इट वाज वेरी वेरी मच इन न्यूज, ठीक है। पहले ग्रेड स्कीम से आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये भी ओवरड्यू है यूपीएससी पे। व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी ऑन है, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, ये टर्म बहुत न्यूज में है, कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी, दिस क्वेश्चन इज ओवरड्यू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स। क्या होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ऐसे टेक्सटाइल्स दे हैव सम परफॉर्मेंस वैल्यू, जैसे कि जूता पहनते हो यार, जैसे कि ट्रैक पैंट्स पहन लेते हो, जॉगर्स पहन लेते हो, है ना, स्पोर्ट्स एथलेजर जिसे हम लोग कहते हैं, सब क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ऐसे टेक्सटाइल्स दे हैव सम परफॉर्मेंस वैल्यू, है ना, ओके ठीक, जिनको हम लोग कुछ यूज में ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए, ओके। आप देखो क्या है ये न्यूज में क्यों है, ग्रेड स्कीम जो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर क्या करा गया है, ग्रेड स्कीम को लॉन्च करा गया है, ठीक। अब पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज अप्रूव्ड स्टार्टअप्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स ड्यूरिंग द सेवेंथ एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी मीटिंग ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है। ये बोला, अब इस स्कीम को मैं तुमको पढ़ बाद में लेना, मैं तुमको बेसिक को समझा दे रहा हूं। इसका क्या है,
जल्दी जल्दी कवर करेंगे बेटा, है ना। इसका क्या है कि स्टार्टअप्स को फंड्स की कमी रहती है, ऑब्वियस सबको पता है। गवर्नमेंट से कई तरीके की ग्रांट्स मिलती हैं। शार्क टैंक सबने देखा है, देखते हो ना, उसमें एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कुछ कुछ और बोलते हैं कि हमें इतनी उससे पैसा कहां से उठाया, बोलते हैं अरे यहाँ से उठाया, इतना पापड़ डाला, इतना डाला, मुझे गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई थी। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट कर रही है, तो हर सेक्टर में ग्रांट्स मिलती हैं। ठीक है, अब तक क्या था, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में स्टार्टअप्स को ग्रांट की व्यवस्था नहीं थी। अब ग्रेड स्कीम के तहत व्यवस्था कर दी गई है। कितनी व्यवस्था करी गई है भाई, अप टू ₹50 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, समझ गए आप, समझ गए। चलो बाकी पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कराता जा रहा हूं। आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कहां, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ठीक, ये किसने लॉन्च करा, बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री अलोंग विद द IRDA। ठीक है, कौन भाई, जितने भी आप इंश्योरेंस कराते हो ना, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी यही रहती है। ठीक है, एक जब मैं आपको रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज पढ़ा रहा था, तो उसमें सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बता रहा था। मुझे बताना जरा कि मैंने उसको क्यों डिस्कस करा है, तुम्हें क्यों लगता है, इसका और सैट का क्या लेना देना है, तो बताना कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ठीक, इन्होंने लॉन्च करा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट सिंप्लीफाइज एंड स्पीड्स अप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड मेकिंग द प्रोसेस स्मूदर फॉर हॉस्पिटल्स एंड पेशेंट्स। ठीक है, आपको पता होगा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में, ठीक, उनसे पैसा निकलवा पाना टेढ़ी खीर है भाई, है ना, टेढ़ी खीर है। आप कंट्री में जाओ, यूएस में चले जाओ, कहीं नहीं जाओ, तो वहां क्या होता है, अगर बीमार पड़े हो, आपका इंश्योरेंस है, तो आपको आपके जो जो प्रोफेशनल्स होंगे कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के, डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, आपके भर्ती होते ही वो सारा पेपर वर्क करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मतलब इंश्योरेंस इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर। ठीक है, इंश्योरेंस इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट इज, आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, जो बाइक का इंश्योरेंस होता है उसमें चालान क्यों है, इंश्योरेंस तो ऑप्शनल है। नहीं भाई, इंश्योरेंस कहीं भी ऑप्शनल नहीं है, इंश्योरेंस इज कंपलसरी। ठीक है, इंडिया का आपने सुना होगा मिडिल 30 सिंड्रोम, ऐसे करके एक शब्द आया था, मिडिल 30, 2022 में बहुत न्यूज में था, सबको लगा था पूछेगा यूपीएससी, नहीं पूछा। मिडिल 30 सिंड्रोम मतलब क्या, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बोला जाता है। इंडिया में इंश्योरेंस आज इस नजरों से देखा जाता है, दुनिया में नहीं देखा जाता है। इट्स वेरी वेरी बेसिक फैसिलिटी नाउ, इंश्योरेंस। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ। ठीक, इसमें क्या होता है, मिडिल 30 सिंड्रोम में क्या होता है भाई, मिडिल 30 सिंड्रोम ये होता है कि ऐसा इंडिया में देखा गया है, जो क्रीम पॉपुलेशन है ऊपर की, ठीक है, वो क्या है, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद रखा है एंड दे आर कवर्ड इन दैट प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है, जो नीचे की गरीब पॉपुलेशन है उसको गवर्नमेंट से इंश्योरेंस मिल जाता है, आयुष्मान भारत स्कीम में मिल गया, नहीं मिला तो ईएसआई स्कीम में मिल गया, एक्सेट्रा बहुत स्कीम में। लेकिन ये जो मिडिल का पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास, फिर से पिस रहा है। ठीक है, लगभग लगभग 30% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, उसका क्या है, दे आर इंश्योरेंस डेफिसिट, उनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना वो इतने अमीर है कि प्राइवेट खरीद पाए, ना वो इतने गरीब है कि गवर्नमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आ पाए। ठीक, तो ये बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ठीक, अब ये क्या करेगा ऐप, ये करेगा ऐप एक्सचेंज, क्या करेगा, एक पोर्टल है, ये क्या करेगा, ये प्रोसेस स्मूथ बनाएगा हॉस्पिटल्स एंड पेशेंट्स के लिए। कई फैमिली ऐसी है जो नहीं लेती है जानबूझ के, उन्हें लगता है यार क्लेम तो मिलता नहीं है, क्या फायदा। ठीक है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को लॉन्च करा गया है। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, ठीक है, सिंगल हब फॉर प्रोसेसिंग हेल्थ क्लेम्स, कटिंग डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स, एंश्योरिंग अ सिक्योर पेपरलेस फ्रेमवर्क। ठीक, की बेनिफिट्स क्या है भाई, वेटिंग टाइम कम करेगा, रेड टेपिज्म कम करेगा, करप्शन कम करेगा, बेसिक आप ये खुद भी सोच सकते हो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, कैशलेस क्लेम्स करेगा, फ्रॉड प्रिवेंशन करेगा, बहुत बेसिक चीज है, बट पता होना चाहिए आपको कि ऐसा भी कुछ न्यूज में है। ओके, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट ही लेकर आए हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि ये इंपॉर्टेंट है। शहर प्रोग्राम, ये क्या है भाई, देखो पहले तो अब ये जान लो, विमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है। नीति आयोग ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 2018 में एक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकती हैं, आइडिया शेयर कर सकती हैं, और एज अ बॉडी भी उनको प्रमोट करती है, कई तरीके के उनको एडवांटेजेस बेनिफिट्स देती है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक ठीक,
अब 2022 में इट बिकेम अ पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन लेड बिजनेस अक्रॉस इंडिया। बहुत बेसिक चीजें, ये आपको मैं पहले क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये जो शहर प्रोग्राम है, ठीक है, ये इन्होंने ही लॉन्च करा है। ठीक, तो अगर आपसे बोल देगा शहर प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय नीति आयोग, तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं। ठीक है, शहर प्रोग्राम लॉन्च करा है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने इन कोलैबोरेशन विद ट्रांस यूनियन सिविल। ठीक, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ये किसका है, ये नीति आयोग का है। ओके ओके, समझ गए इस बात को। अब देख लो शहर प्रोग्राम है क्या, फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव दैट हेल्प्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस क्रेडिट, इंप्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डेवलप बिजनेस स्किल्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, क्रेडिट एजुकेशन, ये प्लेटफॉर्म है बेटा। ओके, समझ गए आप, ठीक है। ठीक, अब जब आप नाम देखो ट्रांस यूनियन सिविल, व्हाट आर सिविल, देखो सिविल स्कोर खराब हो गया, सिविल स्कोर ये हो गया, ठीक है। क्रेडिट एजुकेशन, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कैसी है, ठीक, तो अगर सिविल इन्वॉल्व है तो इससे आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हो कि फाइनेंशियल एजुकेशन, क्रेडिट एजुकेशन आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए जैसे आप सिविल देखते हो। ओके, ठीक, ट्रांस यूनियन सिविल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। क्लियर क्लियर, बहुत ही नीश तरीके से इसको हम उठा के लाए हैं पीवाईक्यू स्टडी करने के बाद, बिकॉज आपने देखा होगा कन्वेंशनल स्कीम्स उतना नहीं पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, वो मिक्स करके पूछता है इनिशिएटिव्स को, सिंगल वन लाइनर्स में दे देगा। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च करा, इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या था, सीधा एक लाइन में घूम जाओगे क्योंकि नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए मिक्स करके पढ़ना है, कन्वेंशनल स्कीम्स भी और ये भी। अब आ गया स्मार्ट सिटी मिशन। सर ये तो बहुत पुराना है, अभी क्यों बता रहे हो, अरे भाई इसको रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा 31 मार्च तक, तब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, ठीक, क्या है भाई, ओरिजिनली इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद होगा जब बीजेपी की पहली सरकार जब बनी थी 2014 में, तब ये स्कीम बहुत न्यूज में थी। जितनी मैगजीन्स, टाइम्स मैगजीन ले लो, जो भी ले लो, बड़ी बड़ी मैगजीन, सब में इसका था चर्चा और ये बहुत न्यूज में था। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज लाई जाएंगी, हर शहर को इतना बना दिया जाएगा, स्मार्ट सिटी, ड्रेनेज अच्छा कर दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी ला दी जाएगी, कई सारी स्कीम, जो पीएम वानी स्कीम जो आई थी, जो वाईफाई कनेक्टिविटी आपको देती है पूरी ही रीजन में, वो भी इसका एक आप एक्सटेंशन मान लो। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था कि आप पूरी सिटी में वाईफाई कनेक्टिविटी पीएम वानी के तहत दी जाएगी। फिर आपने देखा होगा आपके शहर में, जैसे कि मैं भी रिसेंटली कुछ दिन पहले लखनऊ गया था, वहां पे रुका 3-4 महीने किसी काम से, तो मैंने वहां पे देखा कि ड्रेनेज की खुदाई चल रही है हर जगह। ठीक है, तो क्या है, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, ये कोई एक चीज टारगेट नहीं करती है, ये सिटी रेजोल्यूशन टारगेट करती है, जिसमें वो ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट, हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, आपके ट्रैफिक, सबको स्ट्रीमलाइन करने की व्यवस्था बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ है, सर काम होते दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, बिकॉज अलग अलग टुकड़ों में कई जगह काम हो रहा है, और ऐसा काम हो रहा है जो आपको एक साथ एक जगह नहीं दिखेगा। ठीक है, बट काम हो रहा है। कौन है नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना, 2015 में लॉन्च हुई थी, याद रखना। 3 बता दी जो स्टार्टिंग में थे, उसके चौथा टारगेट है क्या, कोई है टारगेट, क्या टारगेट था इसका जब लॉन्च हुई थी, 100 सिटी 2020 तक। ठीक है, 2020 तक। देखो इट वाज इनिशियली प्लान्ड फॉर कंप्लीशन बाय 2020, पर कंप्लीशन नहीं हो पाया है, एक बार पहले भी इसको एक्सटेंड करा गया है, ये दूसरी बार एक्सटेंड करके 2025 की डेट लाई गई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेगा 100 सिटीज to provide the necessary core infrastructure and clean and sustainable environment to enable a decent quality of life. ठीक है, 3 मॉडल्स है मिशन के अंदर, रीडेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट आर दीज, ठीक है, 3 है कि देखो रीडेवलपमेंट है, सिटी रिन्यूअल, याद आता है वाला धारावी प्रोजेक्ट है, क्या है ना, इसमें क्या हो रहा है, स्लम्स एरिया को हटा के उसको रिन्यू करने की बात चली, मतलब कोई ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको क्या करेंगे, उसको रिफर्बिश करके रीडेवलप करेंगे। ठीक है, ठीक, एक ये मॉडल हो गया। ठीक, फिर रेट्रोफिटिंग है, सिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, मतलब कोई ऑलरेडी चीज है उसको रीडेवलप नहीं करेंगे, उसी को इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, एक ये। तीसरा है ग्रीन फील्ड। ना व्हाट आर ग्रीन फील्ड, ग्रीन आपने सुना होगा, यमुना एक्सप्रेसवे, क्या जो ताज एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बोलते हैं इट्स द ग्रीन फील्ड इनिशिएटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन फील्ड इनिशिएटिव, व्हाट आर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग चीज को बेटर बनाने के लिए कोई एग्जिस्ट कर रही है,
उसको बेटर बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करा गया है। नाउ व्हाट आर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं बेटा जहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रॉम द बेस आप कोई नई चीज खड़ी करते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ताज एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा वाला, कुछ भी नहीं था वहां पे, उसको फ्रॉम द बेसिस एकदम बेसिक से नींव से बनाया गया। तो ऐसे न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत शानदार था। 100 सिटीज को कैसे सेलेक्ट करा गया? 100 सिटीज को सेलेक्ट करा गया था कि पहले स्टेट्स में ही इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन होगा, मतलब अगर यूपी की जो सिटीज जानी है आपस में डिस्ट्रिक्ट्स में कॉम्पिटिशन हो गया, सिटीज में कॉम्पिटिशन हो गया कि भाई हम ये 5 जा रहे हैं, हम 5 जा रहे हैं। मान लो 100 सिटीज है, एग्जांपल के लिए 25 स्टेट है इंडिया में, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूं, ये है कि हर स्टेट से 4 ली जाएंगी। ठीक है, 100 लेनी, 25 4 ली जाएंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। ठीक, फिर क्या करेगा, हर स्टेट अपने अंदर इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन कराएगा। मान लो 10-10 सेलेक्ट करके हर स्टेट ने भेज दी। अब ये 10-10 हर स्टेट सेलेक्ट हो गए, ये जाके फिर इंटर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन करेंगी। ठीक है, उनमें से फिर क्या है, हर स्टेट से कुछ कुछ ली जाएंगी। समझ गया? पहले इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन हो गया, फिर वो सेलेक्ट होकर यूनियन लेवल पे गई, वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस अगला स्टेज हो गया। ठीक है, ओके, कंपटीशन भी सिलेक्शन प्रोसेस है, याद रखना। ठीक है, समझ गए? ओके, देख लो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन, सेकंड स्टेज है नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। ओके, ठीक, अब अगला देखते हैं भाई, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको अगर मैं स्टार लगा दूं तो समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग रिलेटेड to AI, any initiative, any scheme, anything related to renewable energy, anything related to, माफ करना, anything related to semiconductor, anything related to hydrogen, anything related to EV, ये तो चलो रिन्यूएबल एनर्जी में ही आ गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बहुत फोकस है गवर्नमेंट का इस तरफ, और अगर इसमें से कुछ भी न्यूज में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए न्यूज में क्या आ गया है, न्यूज में आ गया है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये जो मुफ्त है थोड़ा सा मिसनोमर है, देख लेते हैं क्या है। द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द सेंट्रल, हाँ अरे ऐसा नहीं करो, ठीक है, ठीक है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फ्रॉम पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, गवर्नमेंट इससे क्लेम कर रही है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आप बिजली का बिल देते हो वो नहीं देना पड़ेगा, आपको बिजली मुफ्त होगी। क्यों? क्योंकि आप सोलर एनर्जी यूज करोगे, है ना, सोलर एनर्जी यूज करोगे जिसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा। बट अगर आप देखो टेक्निकली ये मुफ्त नहीं है। क्यों? क्योंकि लाखों का सेटअप आता है जो आपको लगवाना पड़ता है, सोलर पैनल्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये मुफ्त तो नहीं है ना। ठीक है, समझ गए आप? बहरहाल जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। अब ये तो हमारी बात हो गई। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? फिर से इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। aims to provide 1 crore households with free electricity up to 300 units per month। ये टारगेट याद रखना है। ठीक है, टारगेट याद रखना है। अब ये होगा कैसे? आप अपने घर के ऊपर रूफटॉप पैनल्स इंस्टॉल करवाओ, गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। याद रखिएगा, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। कितनी? 40% सब्सिडी। ओके, अलाउइंग देम टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग, रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस, ठीक है, रिड्यूस बिल ऑन द गवर्नमेंट, रिड्यूस प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे 3-4 चीज दे देगा आपको और फिर पूछेगा नीचे, माफ कीजिएगा थोड़ा ग्लिच आ गया था। ओके, तो क्या है? 40% सब्सिडी देगी। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, हाँ ठीक है, दे देगा कि विच ऑफ द अबव गिवन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, एडवांटेज भी पूछ सकता है। आपको देख के ऐसे बताना होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होकर जाना है आपको। ठीक है, समझ गए आप? Okay, by encouraging solar energy adoption, the scheme is expected to save the government around 75,000 crores annually। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है कोल से एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इट इज वेरी नॉट वेरी कॉस्टली, बट क्या है, इवेंचुअली बिल तो होता ही है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, बिल तो होता ही है, वो बिल कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज। ठीक है, अगर आप देखो आज भी इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड है
वो कोल ही फिल कर रहा है, थर्मल एनर्जी ही मीट कर रही है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, उसको कम करने में हेल्प होगी। ठीक है, एडिशनली हाउस होल्ड विल हैव एक्सेस टू कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट लोन्स एट अराउंड 7%, ऊपर करता हूं, एट अराउंड 7% इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलिंग रेसिडेंशियल रूफटॉप्स। याद रखिएगा सब्सिडी भी मिल रही है 40%, लोन्स कोलेट्रल फ्री है, लो इंटरेस्ट लोन्स है अराउंड 7%। ठीक है, ठीक है। अब देखो उससे कई पावर होते हैं, ठीक है, कई पावर होते हैं किलोवाट के, 3 किलोवाट तक का लगाओगे अपने होम्स में। क्यों? क्योंकि आप कोई अगर ऐसे सब्सिडी के नाम पे, इतने नाम पे लेके अपने बिजनेस में लगा ले, फिर तो गवर्नमेंट ने वो एक्सेस करा है कि 3 किलोवाट तक का जो है वो पावर हाउस होल्ड के लिए सफिशियंट है। उसके ऊपर अगर कोई लगा रहा है तो इनमें चेंजेस है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, जो इंटरेस्ट होगा उसमें चेंजेस है, बिकॉज कंसिडर करा जाएगा कि वो हाउस होल्ड नहीं, फिर वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लगा रहा है। ओके, समझ गए आप? ठीक, अब जरा ये देख लो इसका इंफोग्राफिक। ठीक, हट रहा हूं किनारे, आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ओके, ठीक है, चलें आगे। ओके, चलो, एलिजिबिलिटी दे रखी है, देख लो। पीएम स्वनिधि स्कीम बहुत न्यूज में था, क्यों? अवार्ड्स दिए गए थे भाई, एमपी भाई साहब जो है उनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का क्या मिला है, अवार्ड मिला है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत हल्ला था इसमें। ठीक है, शायद आरएएस में पूछा भी था ना, आरएएस का प्री था जो भी, उसमें पूछा था ना, बताना कमेंट सेक्शन में। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड दैट Madhya Pradesh has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme. Okay. अच्छा, द स्कीम वाज ओरिजिनली सेट टू रन अंटिल मार्च 2022, इसको भी एक्सटेंड करके दिसंबर 2024 तक करा गया था। क्या था भाई? स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अब हर स्ट्रीट वेंडर के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास स्ट्रीट वेंडिंग का क्या है, सर्टिफिकेट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल जो भी आपके अंदर जिला नगर निगम है, नगर पंचायत है, आपके नगर पालिका है, परिषद है, जो भी है आपके सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनसे आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। कितने लोन्स के लिए? वर्किंग कैपिटल लोन के लिए ऑफ अप टू INR 10,000 ऑफ 1 ईयर टेन्योर टू अप्रोक्सीमेटली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, ये इसका टारगेट था। ये भी याद होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कितना है भाई धनराशि? 10,000 रुपए तक का स्ट्रीट वेंडर्स को, कोलेट्रल फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स पकड़े हैं। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऐसी कैपिटल, ऐसा पैसा जो आपको डे टू डे बिजनेस में काम आए। ठीक है, ओके। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जो आपको लॉन्ग टर्म से मशीनरी खरीद ली, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लैंड खरीदने के लिए, फैक्ट्री खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। वर्किंग कैपिटल क्या है? रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, बिजली बिल भरना है, पानी बिल भरना है, ये। ठीक है, ओके, ठीक, 1 ईयर का टेन्योर। ठीक, all street vendors who are engaged in vending in urban areas as on or before March 24, 2020। ठीक, the eligible vendors identify as per following criteria देख लो। street vendor in possession of certificate of vending जो हमने बात करी, issued by urban local bodies, the vendors who have been identified in the survey but not have been issued certificate of vending या फिर identity card। मतलब अगर सर्वे जो अर्बन लोकल बॉडी क्या नाम है कन्वीन करेगी, उसमें अगर वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया पर किसी कारणवश उसको सर्टिफिकेट नहीं इशू करा जा पाया है अभी तक, वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, और देखो क्या है बनाया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स लेफ्ट आउट ऑफ द यूएल ब्लेड आइडेंटिफिकेशन सर्वे, जो सर्वे बताया भी उससे भी कोई बाहर रह गया है, और हु हैव स्टार्टेड वेंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे एंड हैव बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कुछ नहीं तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मान लो सर्वे के बाद किसी ने स्ट्रीट वेंडिंग स्टार्ट करी है फिर, ठीक है, तो उनको इंक्लूड करने के लिए LOR लाया गया है। ठीक, समझ गए? ये बात समझ गए भाई? ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, क्या है भाई? नाबार्ड ने लॉन्च करा है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है क्या? फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड फॉर सस्टेनेबल ट्राइबल लाइवलीहुड्स बेस्ड ऑन द वादी मॉडल। पहले तो समझ लो वादी मॉडल क्या है। देखो, वादी मॉडल इज द मॉडल जो फोकस करता है कि ट्राइबल डेवलपमेंट हो, किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, उनको रोजगार देना है, काम देना है। काम दोगे तो उनका पैसा आ गया, वो एम्पावर हो पाएंगे, पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ला पाएंगे, क्लीननेस पर ध्यान दे पाएंगे, हाइजीन पर ध्यान दे पाएंगे, सोशलाइजेशन पर ध्यान दे पाएंगे, और तभी उनका इंक्लूजन हो पाएगा। ठीक है, तो ट्राइबल डेवलपमेंट अगर करना है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? लाइवलीहुड्स देनी है।
तो जो ये वादी मॉडल है इट एम्स एट प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल पीपल, लाइवलीहुड टू ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, याद है ये बात? याद नहीं है मतलब याद रखना। ओके ठीक, समझ गए? तो इसी मॉडल पे ये है। ठीक, अच्छा यहाँ लिखा भी है वादी मॉडल, देख लो भाई, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। NABARD's Wadi is a flagship program aimed at creating livelihoods for tribal families. It seeks to offer 1 year round employment opportunities to reduce tribal migration from their native areas. आपको पता होगा इंडिया में जो ट्राइबल एरियाज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ट्राइबल सारे अगर रहते हैं तो आस ही पास साथ रहते हैं। ठीक है, जब काम नहीं होता है वहां पे तो वहां से निकल के बाहर जाते हैं तो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में बहुत दिक्कत होती है माइग्रेशन के बाद। ठीक, तो उसी माइग्रेशन को रोकने के लिए और ट्राइबल कल्चर को बचाए रखने के लिए 1 ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट उन्हीं की नेटिव प्लेस प्रोवाइड करता है। वादी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी एनहांस करने की बात करता है। ठीक, अब क्या है, इसी मॉडल पे एक क्या लाया गया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी नाबार्ड का, ये भी नाबार्ड का है। ठीक है, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड फॉर सस्टेनेबल ट्राइबल लाइवलीहुड्स बेस्ड ऑन द वादी मॉडल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज। फंडिंग कहां से आएगी? प्रोजेक्ट्स विद इन दिस प्रोग्राम रिसीव फंडिंग फ्रॉम द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इजी। ओके, सारी बात हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ने लॉन्च करा ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। ओके ओके, चलो सौभाग्य स्कीम। ठीक है, अब देखो ये भी इसका आका इसे बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सौभाग्य स्कीम, AKA प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। क्यों है न्यूज में भाई? द मेघालय लोकायुक्त रिसेंटली इशूड नोटिफिकेशंस फॉर अलिज्ड irregularities in the implementation of the सौभाग्य स्कीम इन द स्टेट। ये स्कीम है क्या, 2017 में लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, मतलब हर घर बिजली पहुंचनी चाहिए, नाम से दिख रहा है आपको। ठीक है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स in rural areas and all poor households in urban areas in the country। बहुत बेसिक सी बात है। LED bulbs, wire holders, switches etc are provided to people families free of cost। ठीक, बिजली तो दे दोगे, गांव बिजली पहुंचा दोगे, पर बिजली का यूज करने के लिए उस घर में गरीब के पास स्विच बोर्ड तो होना चाहिए, LED बल्ब तो होना चाहिए, पंखा तो होना चाहिए, तो वो सब भी प्रोवाइड करा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। In the rural areas, families other than BPL families electricity connection has to be provided for ₹500। अगर BPL फैमिली है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और BPL फैमिली नहीं है तो 500 रुपए पे उनको प्रोवाइड करा जाएगा ये सब। ठीक, ओके ठीक। अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज मेघालय में इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, मेघालय के जो लोकायुक्त है उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पब्लिश करी, बोला है कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं रहा है मेघालय स्टेट में। ठीक है, इसको सौभाग्य स्कीम भी बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके, दोनों से कुछ ही पूछ लेता है। ठीक, समझ गए आप? द कंज्यूमर हैज टू पे द अमाउंट इन 10। चलो इतना आपके लिए। हाँ, नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? है आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। ओके, इसको याद रखना। आगे बढ़ो, यूविन पोर्टल, ये भी न्यूज में बहुत ज्यादा था। क्या है भाई? देखो अभी आपने देखा था ना कोविन पोर्टल जो आया था, कोविड के सारे आपके सर्टिफिकेट्स, सारा रिकॉर्ड सब कोविन पे मिल रहा था ना पोर्टल पे। सेम उसी मॉडल पे आ जाओ आपका यूविन पोर्टल। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माफ करना, क्या इसका फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन। ठीक है, यूविन पोर्टल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इम्यूनाइजेशन कैंपेन। ठीक है, जितने भी इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रहे हैं आपको पता होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो, क्या है, जितने भी इम्यूनाइजेशन मतलब जो भी आपके टीके लगते हैं, है ना, टीके लगते हैं, उनके एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड बनाने की बात चल रही है, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, अब उसका क्या है, इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, कैसे सेंट्रल डेटाबेस बनाएं जहां मालूम चल सके कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको टीका लगाए पोलियो के नहीं लगाए, कैसे मालूम चलेगा? तो उसकी एक आईडी बनाई जाएगी और उस आईडी पे क्या होगा, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा। यूविन पोर्टल पे देखा जाएगा, अच्छा पोलियो का टीका लगा है कि नहीं लगा है, तो यूविन दिखाएगा हाँ लगा है, ये रहा सर्टिफिकेट, डाउनलोड कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल और कोई टीका ले लो, टिटनेस का टीका ले लो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लगा या नहीं लगा है, ये लो डाउनलोड कर लो। समझ लो, इस तरीके से जैसे ऐसे कोविन था ना एकदम सेम। ठीक है, बस ये इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा है, वो कोविड स्पेसिफिक था। ओके, समझ गए? अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग मिल गई है।
Uvin is a digital platform that streamlines vaccination services under the UIP, ensuring timely immunization for pregnant, कौन एलिजिबल है याद रखना, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन 0 से 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, एलिजिबिलिटी ध्यान रखना, अगेंस्ट 12 प्रिवेंटेबल डिजीज। अब बोल देगा आपको स्टेटमेंट में अगेंस्ट ऑल डिजीजेस, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही घुमाता है यूपीएससी। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स एनी टाइम एनीवेयर वैक्सीन सर्विसेज allowing beneficiaries to receive vaccines at any registered center, मतलब यूविन पोर्टल पे गवर्नमेंट के रजिस्टर, जैसे कोविन में था, फिर से कई सारे रजिस्टर सेंटर से आप चूज कर सकते हो, घर के पास कौन है वहां पे डेट लो, बुकिंग लो, जाओ करा लो अपनी वैक्सीनेशन, सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। यूविन सेंड्स ऑटोमेटेड मैसेज अलर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, डोज एडमिनिस्ट्रेशन, आपको याद भी दिलाएगा कि आपका रिमाइंडर देगा कि कब है अगली डोज आपकी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंश्योरिंग इजी रिकॉर्ड कीपिंग। ओके समझ गए, बहुत इजी है, कोविन से रिलेट करके पढ़ लेना है। अच्छा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एनपीएस जो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, उसके तहत क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या है, अब आपको पेंशन नहीं देगी। अब क्या होगा, आप सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे किसमें, अपने आउट ऑफ योर सैलरी या फिर जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह जो भी है ना, उससे एक सर्टेन अमाउंट आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, जो कि फर्दर गवर्नमेंट को कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करेगी और उसको आपके फर्दर कहीं इन्वेस्ट करा जाएगा, और फिर जब आप रिटायर हो जाओगे तो वहां से फिर जो रिटर्न्स आएंगे उससे आपको पेंशन मिलेगी, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। अब ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, गवर्नमेंट एक स्टेप आगे चला गया है और बोला है जो माइनर्स हैं, वात्सल्य से मालूम चल रहा होगा, जो माइनर्स हैं, एनपीएस का ये एक आर्म है, बोला गया जो माइनर्स हैं वो भी अपना अकाउंट बना सकते हैं अंडर एनपीएस, ठीक है। आपको पता होगा हमारे पेरेंट्स कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे के पैदा होते ही उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एफडी करा देते हैं। मेरे एक मित्र है, उनको मैं जानता हूं, उनके बड़े भाई की बेटी अभी 1.5 साल की है, उसके नाम पे 5 लाख की एफडी करा दी है, मतलब कमाल है, चलो ठीक है जो भी है, ठीक। तो क्या है आपको पता होगा रहते हैं, और ये सभी के पेरेंट्स रहते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो उसी चीज को टैप करने के लिए, ठीक है, उसी पैसे को टैप करने के लिए गवर्नमेंट एनपीएस वात्सल्य स्कीम लेकर आया है, ठीक है। बजट 2024 में अनाउंस करा था, लॉन्च कब करा है, सितंबर 18 2024 में, ठीक है। किसने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने करा है, ये भी याद रखना, दे देगा, हालांकि ये कम चांसेस है पर दे सकता है कि मान लो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है या फिर होम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है, ठीक है। द स्कीम विल रन अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑब्वियस है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, अगर आपका बच्चा माइनर है, मतलब 18 से कम साल का है, तो आप उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो एनपीएस वात्सल्य स्कीम में। जब वो 18 का हो जाएगा, जब वो एडल्ट हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हो, इस वात्सल्य अकाउंट को आप नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ओके। अब देख लो, एनपीएस वात्सल्य इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एनपीएस स्कीम डिजाइन फॉर इंडियन चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बोथ द चाइल्ड एंड पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स एंड मीट केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है। दोनों बच्चा और उसके माता पिता इंडियन सिटीजन्स होने ही चाहिए, ओके, रेसिडेंट्स नहीं, सिटीजन्स। इकोनॉमी वाली वीडियो में बताया था जब बीओपी पढ़ा रहा था, क्या डिफरेंस है, ठीक है। अकाउंट इज ओपन इन द माइनर्स नेम बट मैनेज बाय पेरेंट और गार्जियन, ठीक है। मिनिमम क्या है भाई, मिनिमम आपको एक साल में 1000 रुपए इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करने ही है, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो, ठीक है। अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट डेट एंड इक्विटी बॉन्ड्स में भी कर सकते हो आप, इक्विटी मतलब शेयर में कर सकते हो, ठीक है। अपॉन टर्निंग 18 इट कैन सीमलेसली कन्वर्टेड इनटू एनपीएस अकाउंट, ठीक, क्लैरिटी है, ओके। आगे बढ़े, चलो 5 मिनट के अंदर वीडियो रैप अप हो रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है भाई, देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लोन पे पढ़ते हैं, ये पता है कोई रॉकेट साइंस नहीं हो सकता, आप में से भी बहुत लोग पढ़ रहे हो, है ना, बहुतों ने पढ़ा है, फिर अपनी आगे चल के अपनी नौकरी में से उसको चुकाते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसी चीज को टैप करने के लिए कुछ हायर क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट HQEI ये बनाए गए हैं, ये रिकॉग्नाइज करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, स्कीम में स्पेसिफाइड है, ठीक है। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब उन्होंने इसका एग्जाम क्रैक कर लिया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, बट उनके पास फीस नहीं देने को, स्किल तो है, टैलेंट तो है, बस पैसा नहीं है। तो ऐसे टैलेंट्स को एनकरेज करने के लिए और उनकी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन। याद रखिएगा, कीवर्ड है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, आपको ध्यान कहां देना है, हायर एजुकेशन को टारगेट करती है ये स्कीम। प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कीवर्ड्स। एम्स टू एंश्योर फाइनेंशियल कंट्रीज डू नॉट हिंडर। ठीक है, समझा दिया। क्या है कीवर्ड्स फिर से, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे, क्लियर, गारंटर फ्री, अक्सर एक गारंटर लगता है, अगर एजुकेशन लोन देने जाओगे तो आपको कोलेटरल तो नहीं मांगेगा पर गारंटर आपसे मांग लेगा। यहां पे कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कहोगे सर ये क्या है, अभी बताते हैं। ठीक है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स अप टू 10 लाख फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम ऑफ टू 8 लाख। यहां पर घुमा देगा, बोल देगा आपको 6 लाख, 5 लाख एक्सेट्रा, कुछ भी बोल देगा। याद रखना है क्या लिमिट है, 8 लाख रुपए। 75% क्रेडिट गारंटी ऑन डिफॉल्टेड लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओपन टू स्टूडेंट्स इन 860 टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस ये रैंकिंग क्या करता है, जारी करता है हर साल। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा। जो 1 से 100 की रैंकिंग है उनके बीच जो यूनियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स आएंगे वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद 200 से 400 है या 300 है, जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स है वो आएंगे, वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है कुछ कुछ जो एलिजिबल है। टोटल मिला मिला के कितना हो जा रहा है, 860। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। ओके, ठीक। इस हाँ, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बड़ा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलिंग ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, याद रखना है इस बात को। ठीक, आगे बढ़ो। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है, यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल। हाँ, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके थ्रू फिर डिस्पर्सल ऑफ लोन होगा, एप्लीकेशन होगा। डिजिटल इंडिया के युग में बहुत आम सी बात है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी एलिजिबल हैं, प्राइवेट भी एलिजिबल हैं। ठीक है, समझ गए। ओके, अगला क्या है, अगला ही नहीं, आज का आखिरी भी, पीवीटीजी मिशन। ठीक है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन। पीवीटीजी मिशन क्या है भाई, हु आर पीवीटीजीज, आर्क होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ऐसे ट्राइब्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट में, और उनको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर दे डिजर्व, या फिर कह लो दे आर बैकवर्ड, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको आइडेंटिफाई करा गया है और एक लिस्ट में ऐड करा गया है, और उनको रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि वो अपना स्टेटस ऑफ लिविंग, अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेसिकली अच्छा कर पाए, और वो सोसाइटी की तरह साथ में मिलकर इंक्लूजन हो पाए, सोशल इंक्लूजन। मोटी मोटी कहानी सबको पता है। ठीक है, बट ऐसा देखा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी, मतलब क्या इनके भीतर, अमंग देम ओनली देयर आर सम स्पेसिफिक ट्राइब्स जो क्या है, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, तो उनको क्या करा गया, उनको आइडेंटिफाई करा गया और उनको बोला गया पीवीटीजी। मतलब मैं कहूं पीवीटीजी सबसेट है एसटीज का, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक, कितने हैं नंबर में, 75 है, 75 है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, ओडिशा में है भाई। उसके बाद सेकंड आप बताओ कहां है, सेकंड आप बताओ कहां है। ठीक है, ठीक, तो मतलब क्या बात हो गई, हाँ ठीक है, पीवीटीजीज हैं। ठीक, अब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बजट में एक स्कीम अनाउंस करी गई थी, है ना, अब उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द 24,000 करोड़ प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन फॉर द फॉर सपोर्टिंग द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। ठीक है, क्या होगा, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करेगा, सैनिटेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, बेसिक कम्युनिटीज जैसे कि पानी, बिजली, ये सब उनको अवेलेबल कराएगा जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, अभी बताया। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब देखो क्या देखना है, कुछ ऐसा, हाँ 75 पीटीजी कवर करता है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कितने लोग हैं, लगभग जो बेनिफिट के अंदर आते हैं, 28 लाख इंडिविजुअल्स। ओके, इसके अंदर आते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्कीम्स एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्टेड फाइनेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, समझ गया। ठीक,
तो ये था आज का वीडियो पार्ट 1, जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या करी, कवर करी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तीनों वीडियो देखने हैं बेटा। 3 वीडियोस में हम उसमें लगभग आपका समझ लो 45 से 50 स्कीम्स कवर करेंगे, जहां से मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड इट्स अ फैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो साथ बने रहें। इसकी पीडीएफ क्या हाल है, इसकी पीडीएफ लें थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि कहां है, जो कि कमेंट सेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। कमेंट करके बताओ और कौन से टॉपिक है, इस पे वीडियो चाहिए आपको। हमारा तो अपना प्लान है ही वीडियोस लाने का, आप भी कुछ अपने इनपुट्स दो तो एक बेटर चीज निकल के आएगी, बेटर आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल जाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, शेयर करो, कमेंट करो, हमसे बात करो, सब्सक्राइब भी करते जाओ। ओके, चलो टाटा बाय, गुड नाइट एवरीवन।